हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे CSIR नेट दिसंबर 2016 रियल एनालिसिस का कंप्लीट सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करेंगे। तो टोटल क्वेश्चन आपके कितने आए थे? टोटल क्वेश्चन आपके 15 थे 2016 में, एंड पार्ट बी में से आपके 4 क्वेश्चन थे एंड पार्ट सी में से आपके 11 क्वेश्चन थे। टेलीग्राम चैनल है पीडी टेक मैथ के नाम से ही, इसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको अपडेट्स मिलती रहेगी। और अगर कोई पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन इज लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1/n रेज टू द पावर 4 समेशन j 0 to 2n - 1 j3। ठीक है, हमें ये फाइंड आउट करने हैं, इसको हम इवेल्युएट कर लेते हैं। देखिए अगर मैं इसको ओपन करूं तो क्या बनेगा आपके पास, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1/n रेज टू द पावर 4। इसको ओपन कीजिए। जो j है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, 0 से 2n - 1 तक। ओके, जब 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 0 क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस अप टू कहाँ तक जाएगा, 2n - 1 रेज टू द पावर 3। ठीक है, एंड नाउ वी नो दैट we know that 1 cube plus 2 cube plus 3 cube of first and natural cube of sum of first and natural numbers क्या होता है आपके पास, n इंटू n प्लस 1/2 होल स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कीजिए, आपका n की जगह पे क्या है इधर, 2n - 1। तो जब आप n की जगह पे 2n - 1 रखोगे तो क्या आएगा यहाँ पे, 2n - 1 इंटू 2n - 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 एंड होल स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास आएगा लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1/n रेज टू द पावर 4, और यहाँ पे क्या आएगा, 2n - 1 इंटू 2n - 1 प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वेयर। ठीक है, अब यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल होगा और इधर क्या रहेगा, इधर आपके पास क्या रहेगा। अगर मैं दोनों में से इधर देखिए, सबसे पहले ये देख लेते क्या बच गया, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1/n रेज टू द पावर 4 एंड 2n - 1 स्क्वेयर, और इधर क्या रह गया, 2n स्क्वेयर एंड डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं 2n स्क्वेयर कॉमन निकालूँ तो क्या बचेगा, देखिए लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1/n रेज टू द पावर 4, और यहाँ से कॉमन निकालिए 2n स्क्वेयर। ठीक है, जब 2n स्क्वेयर निकलेगा यानी कि 4n स्क्वेयर, और यहाँ पे क्या रहेगा, 1 - 1/2n होल स्क्वेयर इंटू 2n स्क्वेयर एंड डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो इधर क्या रह जाएगा, इज इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे देखिए 4 से 4 कैंसिल एंड n रेज टू द पावर 4 से n रेज टू द पावर 4 कैंसिल। इधर क्या रह गया, 4 इंटू 1 - 1 डिवाइडेड बाई 2 एंड स्क्वेयर। ठीक है, एज n टेंड टू इन्फिनिटी, ये तो आपकी 0 को टेंड कर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रह गया, 4। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, एंड सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कंसिडर द सेट ऑफ सीक्वेंसेस x इज इक्वल टू फ्रैक्शन ऑफ ऑल सीक्वेंस xn सच दैट xn बिलोंग्स टू, xn कहाँ से बिलोंग करती है, a finite set in which only 2 elements 0 and 1 and n belongs to set of natural number, and y is the collection of all sequences xn in x such that xn is equal to 1 for at most finitely many n। यहाँ पे देखिए xn, जो xn सीक्वेंस है वो कहाँ से बिलोंग करती है, x से। ध्यान रखना, जो xn है वो कहाँ से बिलोंग करती है, x से। और x में किस टाइप की सीक्वेंसेस है कि xn बिलोंग इन 0 1। इसने क्या कह दिया कि फॉर एट मोस्ट फाइनाइटली मैनी n के लिए तो xn 1 है, अदरवाइज क्या आ जाएगा, 0 आएगी, क्योंकि इसके पास सिर्फ 2 ही तो एलिमेंट है इस सेट में, है ना। देन फर्स्ट x इज काउंटेबल, सेकेंड एंड y इज फाइनाइट। यहाँ पे हमें क्या चेक करना है, काउंटेबिलिटी चेक करनी है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको सीक्वेंस पता होनी चाहिए कि सीक्वेंस क्या होती है।
सीक्वेंस इज ए फंक्शन हुज डोमेन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड रेंज इज सबसेट ऑफ रियल नंबर। यही होती है सीक्वेंस की डेफिनेशन। मान लो कि आपके पास एक सीक्वेंस है, देन द डोमेन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड रेंज इज सबसेट ऑफ रियल नंबर, है ना। सीक्वेंस को हम ऐसे ही डिनोट करते हैं। तो अगर मैं एक्स की बात करूँ यहाँ पे, तो एक्स क्या होगा, देखिए अगर मैं एक्स की बात करूँ, देन बाय डेफिनेशन इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सीक्वेंस एक्स एन सच दैट एक्स एन फ्रॉम एन टू, अब रेंज यहाँ पे क्या है, ए फाइनाइट सेट, ये होगा। अब हमें यहाँ पे क्या करनी है, कार्डिनलिटी ऑफ एक्स फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंसेस क्या होगी, सीक्वेंस एक फंक्शन ही है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस क्या होंगे यहाँ पे, देखिए कार्डिनलिटी ऑफ कोडोमेन रेज टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन। ओके, तो यहाँ से क्या आएगा, 2 रेज टू द पावर अ लीफ नोड विच इज कंटिन्यूम। तो यहाँ से क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज एक्स इज अनकाउंटेबल, एक्स इज अनकाउंटेबल। ओके, ऑप्शंस चेक कीजिए। फर्स्ट है एक्स इज काउंटेबल विच इज इनकरेक्ट, सेकंड एक्स इज अनकाउंटेबल एंड वाई इज काउंटेबल, तो ये हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, थर्ड क्या है, एक्स इज काउंटेबल, थर्ड आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। फोर्थ इज एक्स इज अनकाउंटेबल एंड वाई इज अनकाउंटेबल। अब हमें यहाँ पे वाई चेक करना है कि वाई क्या आएगा। देखिए वाई क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल सीक्वेंसेस सच दैट एक्स एन इज इक्वल टू 1 फॉर एट मोस्ट फाइनाइटली मैनी एन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वाई को हम किस टाइप से डिनोट करेंगे, कलेक्शन ऑफ ऑल सीक्वेंसेस एक्स एन सच दैट, सीक्वेंस कहाँ से कहाँ तक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू ए सिंगलटन सेट 1। ठीक है, हम कर सकते हैं इस टाइप से डिफाइन। तो अब देखिए अगर मैं कार्डिनलिटी की बात करूं, देन कार्डिनलिटी ऑफ वाई इज क्या होगी यहाँ पे, कार्डिनलिटी ऑफ कोडोमेन रेज टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ एन। ओके, अब यहाँ पे क्या आएगा, 1 रेज टू द पावर अ लीफ नोट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज वाई इज काउंटेबल। ओके, तो यहाँ से क्या आ गया, वाई क्या आ जाएगा, वाई इज काउंटेबल। ओके, अब यहाँ पे देखिए y इज काउंटेबल एंड x इज अनकाउंटेबल, तो सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा, फोर्थ ऑप्शन इज इनकरेक्ट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज f फ्रॉम r to r इज सच दैट f of 0 is equal to 0 and mode of differentiation of f with respect to x is less than equal to 5 for all x we can conclude that f of 1 is in। हमें यहाँ पे इंटरवल फाइंड आउट करना है कि f of 1 किस इंटरवल में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे काउंटर एग्जांपल लेके चलूँ कि जिसपे f of 0 0 हो और जब मैं उसका डिफ्रेंशिएशन करूँ तो वो क्या है, लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, तो हम वहाँ से f of 1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और वहाँ से हम अदर ऑप्शंस को कॉन्ट्राडिक्ट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके चलूँ, अगर मैं यहाँ f ऑफ x को 5x कंसीडर करके चलूँ, ठीक है, अगर मैं f ऑफ x को 5x कंसीडर करके चलूँ फॉर ऑल x इन सेट ऑफ रियल नंबर, देन f ऑफ 0 क्या आएगा, 0। ओके, तो ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई है। सेकंड हमें क्या देखना है कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे मोड निकालिए, देन डी एफ अपॉन डी एक्स क्या आएगा, डी एफ अपॉन डी एक्स इज 5। अब यहाँ पे इक्वेलिटी भी इसने लगाई है, अगर ओनली स्ट्रिक्टली लेस होता तो ये एग्जाम्पल ही नहीं ले सकते थे हम। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि डी एफ अपॉन डी एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5 क्योंकि अपनी इक्वेलिटी आई है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल सही है। अब एफ ऑफ 1 निकालिए, एफ ऑफ 1 क्या आएगा यहाँ से, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 5। अब ये देखिए कि जो 5 है ये किस इंटरवल में है, 5 डज नॉट बिलोंग्स इन ओपन इंटरवल 5 to 6, यानी कि फर्स्ट आपका इनकरेक्ट हो गया। सेकंड में क्या है, सेकंड को हम देखते हैं एक बार। थर्ड देखिए पहले, 5 क्या इसी इंटरवल में बिलोंग करेगा, नहीं, 5 डज नॉट बिलोंग्स इन -∞ to -5 यूनियन 5 to ∞, यानी कि थर्ड भी आपका इनकरेक्ट हो गया। फोर्थ में 5 डज नॉट बिलोंग्स इन -4 to 4। ठीक है,
तो यहाँ से फोर्थ भी आपका इनकरेक्ट हो गया। अब पार्ट बी का है तो सिर्फ एक ही ऑप्शन आपका बचा है, तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, एक मिनट। Okay, now next question is question number 4. A function f from R2 to R is defined by f of xy is equal to xy। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये ऑर्डर्ड पेयर में है, ये कहाँ से बिलोंग करता है, R2 से, है ना। और लेट v इज इक्वल टू v, इसलिए क्या एलिमेंट दिया है, एक ऑर्डर्ड पेयर है जिसमें है 1 2 एंड a इज a1 a2 बी टू एलिमेंट्स ऑफ R2, द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f इन द डायरेक्शन ऑफ v एट a। हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f इन द डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ v, और किस पॉइंट पे, a पॉइंट पे। ठीक है, तो फाइंड आउट कीजिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव। क्या होता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, क्या करते हैं हम, ग्रेडियंट ऑफ f इंटू a कैप, है ना, ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव। डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है, ग्रेडियंट ऑफ f इंटू a कैप, ऐसे ही करते हैं, है ना। अब हमें क्या दे रखा है, a इज़ a1 a2 एंड v इज़ 1 2। ठीक है, तो सबसे पहले ग्रेडियंट कैलकुलेट कीजिए, क्या आएगा ग्रेडियंट ऑफ f, हमारे पास है a है a1 a2 एंड v इज़ 1 2। ठीक है, अब ग्रेडियंट ऑफ f क्या होगा, ग्रेडियंट ऑफ f इज़ i करली बाय करली x प्लस j करली बाय करली y एंड इंटू f आपके पास क्या है, एक्स वाई। ठीक है, अब यहाँ पे कीजिए i और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, y एंड प्लस j पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इज x। तो यहाँ से आपके पास आ गया वाई आई प्लस एक्स जे। ठीक है, ओके एंड नाउ अब हमें क्या फाइंड आउट करना, किस पॉइंट पे हमें निकालने हैं, a1 a2 पे। तो निकालिए ग्रेडियंट ऑफ f एट a1 a2। ठीक है, x की जगह a1 पुट करिए, y की जगह है a2, तो क्या आएगा a2 i कैप प्लस a1 j कैप। ओके एंड नाउ अब हमें क्या करना है, इज एक्स आई प्लस वाई जे। ओके एंड हमें 1 2 पे क्या होगा, एट 1 2, तो क्या आएगा यहाँ से आई कैप प्लस 2 जे कैप। देन ए कैप क्या होगा, ए कैप क्या होगा, ए कैप इज ओके, देन आई कैप प्लस 2 जे कैप एंड डिवाइडेड बाय, यहाँ से क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4 एंड दिस इज आई कैप प्लस 2 जे कैप एंड डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5। ओके, then this implies directional derivative is, this implies directional क्या होगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव, यहाँ पे हमने लिखा था कि ग्रेडियंट ऑफ f इंटू ए कैप। ओके, ग्रेडियंट ऑफ f इंटू ए कैप। अब ग्रेडियंट ऑफ f आपके पास क्या आया है, ग्रेडियंट ऑफ f इज a2 i कैप प्लस a1 j कैप एंड इंटू ए कैप आपके पास है i कैप प्लस 2 j कैप divided by square root of 5 and now we know that I cap into I cap is 1 and I cap dot j cap is 0। तो यहाँ से आपके पास क्या बनेगा, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड दिस इज a2 प्लस 2
A1। ओके, अब ऑप्शन चेक कीजिए। अब यहाँ पे देखिए 1/√5 तो आपका किसी में नहीं है, लेकिन A2 + 2A1 आपका सेकेंड ऑप्शन में है, यानी कि सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अदर 3 ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। ओके, next question of part C is let fn x is equal to -x raised to the power n where x in closed interval 0 to 1, then decide which of the following are true. First is there exists a pointwise convergent subsequence of fn। क्या मतलब जो आपके पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शन गिवन है, क्या इसके पास पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट सब्सिक्वेंस मिलेगी? ठीक है। सेकंड क्या है, एफ एन हैज़ नो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट सब्सिक्वेंस। सेकंड में कहा है इसने कि एफ एन के पास कोई भी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट सब्सिक्वेंस एग्जिस्ट नहीं करेगी। ओके। थर्ड क्या है कि एफ एन कन्वर्जेज पॉइंट वाइज एवरीवेयर। फोर्थ इज एफ एन हैज़ एग्जैक्टली 1 पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट सब्सिक्वेंस। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे एफ एन एक्स को देखूँ, एफ एन एक्स आपके पास क्या है, एफ एन एक्स इज इक्वल टू -x रेज टू द पावर n एंड x आपका कहाँ से बिलोंग करता है, 0 to 1। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं x की जगह पे 0 पुट करूँ तो यहाँ से क्या आएगा, 0, और अगर मैं x की जगह पे 1 पुट करूँ तो ये क्या आएगा, -1 रेज टू द पावर n, और ये आपके पास क्या होगा, 1 इफ़ n इज़ इवन। ओके, एंड -1 इफ़ n इज़ ओड। ओके, तो ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट तो यहीं से कैंसिल हो गया कि यहीं से ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट नहीं बनता। जब n आपका इवन है तो ये 1 देगा, जब n आपका ओड है तो ये -1 देगा, यानी कि ये कंटिन्यूटी ही नहीं है इसकी 1 पे, है ना, ये कंटिन्यूस ही नहीं है यहाँ पे। ओके, अगर मैं बात करूँ कि x जब आपका 0 to 1 के बीच में लाई करे तो क्या होगा, जब x आपका 0 to 1 के बीच में लाई करेगा तो x आपका किस टाइप का फंक्शन होगा, 1/x टाइप का, है ना। तो यहाँ से क्या आएगा कि एफ एन एक्स इज़ 0 इफ़ x लाइंग बिटवीन 0 to 1। ठीक है, यानी कि जो एफ ऑफ एक्स आपका बनेगा जहाँ पे ये कन्वर्ज कर रहा है, तो वो क्या बनेगा फंक्शन आपके पास, 0 इफ़ x इज इक्वल टू 0 and 0 if x lying between 0 to 1 and -1 raised to the power n if x is equal to 1, है ना। तो यहाँ पे देखिए, जो इतना आपका ये फंक्शन है, इसको तो हम ये बोल सकते हैं कि दिस इज़ कंटिन्यूस इन सेमी क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे इसकी बात करें तो ये -1 और 1 देगा, तो जो कंप्लीट एफ एक्स आपका जो फंक्शन है इज़ नॉट पीस वाइज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल 0 to 1, यानी कि ये ऑप्शन तो आपका इनकरेक्ट हो ही गया। एफ एन कन्वर्ज पॉइंट वाइज एवरीवेयर है, तो थर्ड आपका इनकरेक्ट हो गया, यहाँ पे ये कंटिन्यूस ही नहीं है ना। अब उसके बाद हम इसकी सब्सिक्वेंस फाइंड आउट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसकी सब्सिक्वेंस ये ले लूँ, अगर मैं इसकी सब्सिक्वेंस की बात करूँ तो यहाँ से देख लीजिए, यही ले लेते हैं हम। इधर जो ये इतना फंक्शन है, अगर मैं सेमी क्लोज्ड इंटरवल पे डिफाइन कर दूँ तो ये तो आपके पास कंटिन्यूस है ना, ये तो आपके पास क्या है, कंटिन्यूस है, तो हम ले सकते हैं ना। अगर मैं स्ट्रिक्टली 0 to 1 के बीच में लेती हूँ, ठीक है, अगर मैं स्ट्रिक्टली 0 to 1 के बीच में लेती हूँ तो जो एफ एक्स आपके पास है, देखिए एक मिनट, सब्सिक्वेंस की बात की है ना, तो देखिए जो एफ एन एक्स आपके पास है वो -x रेज टू द पावर n जो है, अगर मैं x को ओपन इंटरवल 0 to 1 के बीच में लूँ तो जो एफ एन एक्स है वो कहाँ पे कन्वर्ज करेगी, 0 पे, एज n टेंड टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे ये कंटिन्यूस है ना, ये हर जगह पे जो एफ एक्स है क्या देगा, 0 देगा। ठीक है, तो x को आप कुछ भी ले लीजिए 0 to 1 के बीच में, तो इसके पास बहुत सारी सब्सिक्वेंसेस मिलेगी। x को आप 0 to 1 के बीच में कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पे x को 1/2 ले लिया,
ठीक है। तो एक आपके पास सीक्वेंस ये बन गई, एफ एन 1/2 इज -1/2 रेज टू द पावर एन। ऐसे ही आप 1/3 ले लीजिए, एक सब सीक्वेंस आपके पास ये बन जाएगी -1/3 रेज टू द पावर एन। ऐसे ही इसके पास बहुत सारी सब सीक्वेंसेज मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? फर्स्ट आपका करेक्ट हो गया। सेकंड क्या है? एफ एन हैज़ नो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस विच इज़ इनकरेक्ट। फिफ्थ इज एफ एन हैज़ एग्जैक्टली 1 पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, लेकिन हमारे पास तो बहुत सारी है, तो यहाँ से फोर्थ भी आपका इनकरेक्ट हो गया। ओके, ओनली फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर सिक्स इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू for the function f(x) is equal to sin x into sin 1/x where x lying between 0 to 1। हमें क्या फाइंड आउट करना है? यहाँ पे लिमिट सुप्रीमम और लिमिट इन्फीमम हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे देखिए जो आपका लोअर में ये बार है ये डिनोट करता है आपका लिमिट इन्फीमम, एंड अगर अपर में आपका बार है ये डिनोट करता है लिमिट सुप्रीमम, ठीक है। अब आपके पास एक रिजल्ट होता है, रिजल्ट क्या है वो देख लीजिए। रिजल्ट क्या है? लिमिट सुप्रीमम और इन्फीमम के लिए है। देखिए क्या है कि लिमिट x टेंड टू 0 f(x) एग्जिस्ट। अगर लिमिट x टेंड टू 0 आपका एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हमें 0 to 1 पे चेक करना ना, तो और लिमिट हमें देखिए 0 पे ही फाइंड आउट करनी है, इसलिए मैं 0 के कोरस्पॉन्डिंग ही आपको ये बता रही हूँ, है ना। एग्जिस्ट देन लिमिट supremum of f(x) is equal to limit infimum of f(x) is equal to limit x टेंड टू 0 f(x)। अगर लिमिट आपकी एग्जिस्ट करती है तो जो उसका सुप्रीमम और इन्फीमम होगा वो भी आपका क्या आएगा? इक्वल आएगा। अगर आपको ए पॉइंट लेना है आप ए ले लीजिए, ठीक है। एट ए पॉइंट ले लीजिए आप आर्बिट्रेरी, ठीक है, ए ले लीजिए। ओके, अब हमें 0 पे चेक करना है, तो फंक्शन आपके पास क्या है? f(x) इज इक्वल टू फंक्शन क्या है आपके पास? sin x इंटू साइन ऑफ 1/x, ये फंक्शन है। एंड वी नो दैट दिस फंक्शन इज बाउंडेड फंक्शन। ओके, जो ये फंक्शन आपके पास है कैसा है? बाउंडेड फंक्शन है, -1 to 1 के बीच में वेरी करेगा, है ना, ठीक है। तो यहाँ से देखिए लिमिट x टेंड टू 0 f(x), ये क्या आएगा? जो ये आपके पास है ये इतना पोर्शन ये आपका 0 आ जाएगा, और इनटू ये आपका बाउंडेड फंक्शन है, तो ये -1 to 1 के बीच में वेरी करेगा, ठीक है। जो ये फंक्शन है आपका, मैं इसको ये बोल सकती हूँ, ठीक है, 0 इंटू बाउंडेड, यानी कि ये आपका 0 आएगा एग्जिस्ट। तो लिमिट तो आपकी एग्जिस्ट कर गई, और मैंने ये रिजल्ट क्या बताया था कि अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है देन दिस इम्प्लाइज लिमिट सुप्रीमम x टेंड टू 0 f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 इन्फीमम f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 f(x), ठीक है। तो ये आपके पास क्या है? 0 है। अब यहाँ से देखिए ऑप्शन कौन सा आएगा। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट, थर्ड ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट हो गया, एंड फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 इज फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली फॉर x बिलोंग्स टू -π to π। इसको कैसे करोगे? MN टेस्ट से, ठीक है। MN टेस्ट काफ़ी क्वेश्चंस में हर ईयर में जो भी आता है ना आपका यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, अगर हमें फाइंड आउट करना है तो मैक्सिमम क्वेश्चंस में मैंने MN टेस्ट ही अप्लाई किया है। तो MN टेस्ट को आप अच्छे से कर लेना। वो अगर आपको सीक्वेंस दे रखी है तो उसमें भी यूज़ होता है, और सीरीज़ दे रखी है उसमें भी यूज़ होता है ना। अब हमें यहाँ पे सीरीज़ की यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस फाइंड आउट करनी है, तो इसके लिए MN टेस्ट क्या है? देखिए पहले मैं MN टेस्ट ही यहाँ पे राइट कर देती हूँ, MN टेस्ट, MN टेस्ट फॉर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीरीज, है ना। तो यहाँ पे देखिए कि इफ़ मोड ऑफ f(x) इज लेस देन इक्वल टू MN फॉर ऑल
for all n greater than equal to 1, okay, and for all x belongs to a, ओके। ए अपने पास जो भी डोमेन वगैरह दे रखी होगी वो देख लेना। एंड सीरीज़ एम एन, जो सीरीज़ है आपके पास एम एन एन वन टू इन्फिनिटी, ये कैसी होनी चाहिए? कन्वर्जेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो सीरीज़ हमें मिलेगी, यानी कि जो बाउंड ऑफ एफ एन एक्स हमें मिलेगा, वो उसकी अगर मैं सीरीज़ बनाऊँ तो वो कैसी होनी चाहिए? कन्वर्जेंट। देन सीरीज़ एफ एन एक्स इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करूँ तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है? एफ एन एक्स यहाँ पे क्या है? इधर देखो, फर्स्ट ऑप्शन में एफ एन एक्स आपके पास है ई रेज टू द पावर माइनस एन मोड ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एन क्यूब। अब मोड निकालिए, मोड ऑफ एफ एन एक्स क्या आएगा? इज मोड ऑफ ई रेज टू द पावर माइनस एन मोड ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एन क्यूब। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, मॉडुलस क्या होगा? 1 होगा, विच इज़ लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन एन क्यूब। ठीक है, ये आ गया, यानी कि ये जो 1 बाई एन क्यूब है ये आपके पास क्या है? एम एन। अब सीरीज बनाइए 1 बाई एन क्यूब एंड दिस इज कन्वर्जेंट बाय पी टेस्ट। ठीक है, बाय पी टेस्ट। पी टेस्ट में आपका क्या होता है कि अगर आपका पी जो है ग्रेटर देन 1 है तो उस केस में कन्वर्जेंट होगा, और अगर लेस देन इक्वल टू 1 है तो वो डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका हो गया करेक्ट बाय एम एन टेस्ट। अब सेकंड देखिए, सेकंड भी सेम ऐसे ही होगा। अब जो ये फंक्शन है आपके पास, ये आपका क्या है? लेस देन इक्वल टू 1, देन 1 अपॉन एन रेज टू द पावर 5, एंड अगर मैं इसकी सीरीज बनाऊँ इज कन्वर्जेंट बाय पी टेस्ट, यानी कि ये भी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा। थर्ड क्या है? एक्स बाई एन रेज टू द पावर एन। अब इसको कीजिए, कैसे करोगे? देखिए, अगर मैं थर्ड ऑप्शन की बात करूं देन एक्स आपका कहाँ से कहाँ तक लाई करता है? माइनस पाई टू पाई। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आएगा? लेस देन समेशन पाई रेज टू द पावर एन अपॉन एन रेज टू द पावर एन एंड एन 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे जो एम एन है वो क्या है? पाई एन बाई एन। आप यहाँ पे रेशियो टेस्ट अप्लाई कर सकते हो, से यू एन इज इक्वल टू पाई एन अपॉन एन रेज टू द पावर एन एंड दिस इम्प्लाइज यू एन रेज टू द पावर 1 बाई एन इज पाई बाई एन एंड देन बाई रेशियो टेस्ट ये यहाँ पे 0 को कन्वर्ज कर रहा है विच इज़ लेस देन 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट बाय रेशियो टेस्ट। रेशियो टेस्ट को पढ़ना, वहाँ से अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाय रेशियो टेस्ट। तो यहाँ से ये भी आपका यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। एंड फोर्थ देखिए, फोर्थ में अगर मैं यहाँ पे एक्स को अगर मैं माइनस पाई की तरफ टेंड करवाऊँ तो ये आपके पास एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक्स को माइनस पाई की तरफ टेंड करवाती हूँ तो ये आपका एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट में नहीं होगा। फोर्थ आपका इनकरेक्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 इज let s belongs to open interval 0 to 1 then decide which of the following are true। फर्स्ट आपके पास क्या है? s आपका कहाँ से बिलोंग करता है? ओपन इंटरवल 0 to 1। ओके, फर्स्ट है आपका फॉर ऑल m बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर सच दैट s इज ग्रेटर देन m बाई n। अगर मैं यहाँ पे कंसीडर करके चलूँ फर्स्ट के लिए कि s इज इक्वल टू, s को मैं यहाँ पे अगर कंसीडर कर लूँ s इज इक्वल टू 1/3, कहाँ से बिलोंग करता है? ओपन इंटरवल 0 to 1। ओके, और यहाँ पे क्या कहा? फॉर ऑल m बिलोंग्स टू n। m मैं यहाँ पे अगर 4 कंसीडर कर लूँ, कुछ भी ले सकते हो आप। देन क्या कहा कि सच दैट s इज ग्रेटर देन, यानी कि 1/3 इज ग्रेटर देन 4/n। देयर एग्जिस्ट n, क्या हमें ऐसा n मिलेगा इसके कोरस्पॉन्डिंग? तो क्या कर लेना, n आपको मिल जाएगा। तो 3 4 जा 12 एंड n अगर आप ग्रेटर देन 12 लोगे कुछ भी, तो हर एक के लिए ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होगी। ठीक है, ऐसे ही आप, और यहाँ पे 4 ऑल n इसने नहीं कहा। अगर ये 4 ऑल n कहता तो ये प्रॉब्लम देता। ठीक है, इसने देयर एग्जिस्ट की बात की है, तो यहाँ पे n ग्रेटर देन 12 आप कुछ भी ले लीजिए, हर एक के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ओके, फर्स्ट आपका ट्रू है। सेकेंड क्या है कि फॉर ऑल m बिलोंग्स टू n देयर एग्जिस्ट n इन n सच दैट
एस इज़ लेस देन एम बाई एन। सेम ऐसे ही करो इसको, 1 बाई एन इज़ लेस देन 4 बाई एन। ठीक है, एन आप यहाँ पे ले लीजिए, आप 2 ले लीजिए एन यहाँ पे, देन 1 बाई एन इज़ लेस देन 2। ओके, अब देयर एग्जिस्ट की बात है तो एक भी मिल गया, वो काफ़ी है, यानी कि सेकंड भी आपका ट्रू होगा। ठीक है, अब फोर्थ क्या है कि फॉर ऑल एम बिलोंग्स टू एन देयर एग्जिस्ट एन इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर सच दैट एस इज इक्वल टू एम बाई एन। अब एम और एन जो है आपके वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से है। ठीक है, जो एम बाई एन है आपका वो कहाँ से बिलोंग करेगा, सेट ऑफ रैशनल नंबर से। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं एस को कंसिडर कर लूँ, इफ़ वी टेक एस इज इक्वल टू 1 बाई स्क्वेयर रूट ऑफ 7, अगर मैंने 1 बाई स्क्वेयर रूट ऑफ 7 ले लिया, अब ये तो पता है हमें कि ये 0 to 1 के बीच में है, लेकिन क्या कभी भी 1 बाई स्क्वेयर रूट ऑफ 7, क्या कभी भी हमें ऐसा n मिलेगा जो कि इसके इक्वल हो? नहीं, कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा ऐसा। तो ठीक है, अब यहाँ पे देखिए थर्ड ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही जो फोर्थ ऑप्शन है, अब m और n आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, तो m प्लस n जो ये भी कहाँ से बिलोंग करेगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। बट अगर मैं s की बात करूँ तो ये तो आपका कहाँ से है, 0 to 1 के बीच में है। अब ऐसे ही अगर मैं इसको 1 बाई स्क्वेयर रूट ऑफ 7 ही लेके चलूँ तो क्या कभी भी ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा? नहीं, कभी भी नहीं करेगा। तो फोर्थ ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, देखिए क्वेश्चन पेपर में काउंटर एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपको लेने आने चाहिए, तभी आप टाइमिंग को मैनेज कर पाओगे। ठीक है, नहीं तो टाइम की काफ़ी प्रॉब्लम होती है, क्वेश्चन पेपर काफ़ी लेंथी होता है, और काउंटर एग्जाम्पल एकदम माइंड में स्ट्राइक करने चाहिए अपने। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 इज डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन ओपन इंटरवल 0 to 1। अब इसके लिए क्या कंडीशन है, जब आपको यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस फाइंड आउट करना है तो आप क्या करो, यहाँ पे लिमिट चेक कीजिए 0 और 1 पे क्या एग्जिस्ट करती है। अगर आपका एफ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है तो लिमिट एज एक्स टेंड टू 0 एंड एक्स टेंड टू 1 वो आपकी फाइनाइटली एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, अब अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की ही बात करूँ तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में है लिमिट एक्स टेंड टू 0 एफ ऑफ एक्स, क्या आएगा यहाँ से, एक्स टेंड टू 0 इज़ 1 एंड लिमिट एक्स टेंड टू 1 एफ ऑफ एक्स ई रेज टू द पावर 1 इज ई। तो यहाँ पे देखिए दोनों की दोनों क्या कर रही है, एग्जिस्ट फाइनाइटली। ओके, तो यहाँ से ये क्या आ गया, यहाँ से क्या आ गया, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। ओके, फर्स्ट आपका करेक्ट हो गया। अगर मैं सेकंड की बात करूं तो सेकंड में भी जब आप 0 पे चेक करोगे तो 0 और 1 पे 1 आएगी, तो सेकंड भी आपका यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा। अब थर्ड की बात कर लेते हैं हम। थर्ड में हमें फंक्शन क्या दे दिया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10 पाई एक्स बाई 2, या फिर आप बाउंडेड वाले तरीके से भी कर सकते हो अगर आपको ऐसी समझ में नहीं आया तो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लिमिट एक्स टेंड टू 0 एंड एफ ऑफ एक्स, अब यहाँ पे पुट करो लिमिट एक्स टेंड टू 0 एंड 10 पाई एक्स बाई 2। ये तो ठीक है कि जब एक्स 0 की तरफ टेंड करेगा तो ये आपकी लिमिट 0 आएगी। एंड इफ़ लिमिट एक्स टेंड टू 1 एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, 10 पाई बाई 2, बट ये तो आपका इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करता है ना, तो यहाँ पे तो एग्जिस्ट नहीं करती। इसका मतलब क्या है कि नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। ओके, थर्ड ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया। एंड फोर्थ देखिए क्या है, यहाँ पे जब आप 0 पुट करोगे तो 0 आएगा और 1 पुट करोगे तो आपका साइन 1 आ जाएगा, दोनों फाइनाइटली एग्जिस्ट करती है, यानी कि फोर्थ भी आपका करेक्ट है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 इज लेट जाई ए एक्स डिनोट द फंक्शन विच इज़ 1 इफ़ एक्स बिलोंग्स टू ए। यहाँ पे देखिए इसने जाई फंक्शन को किस टाइप से डिनोट किया है, देखिए जाई डिनोट ए फंक्शन विच इज़ 1 इफ़ एक्स बिलोंग्स टू ए एंड 0 अदरवाइज, यानी कि जब एक्स आपका ए से बिलोंग करेगा तो जो जाई ऑफ ए एक्स है वो आपका 1 आएगा, अदरवाइज 0 रहेगा। ओके, एंड कंसिडर एफ एक्स इज इक्वल टू समेशन एन 1 to 200 1 अपॉन एन रेज टू द पावर 6 जाई 0 to n बाई 200। ए यहाँ पे क्या दे दिया इसने, ए इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल 0 to n बाई 200, ये इसने एक दे दिया। ठीक है, और x जो है वो क्या है, क्लोज इंटरवल 0 to 1, देन एफ एक्स इज, सबसे पहले जाई ऑफ ए फंक्शन यहाँ पे
डिनोट कीजिए। डिफाइंड किस टाइप से किया है, जाई ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू क्या है, 1 इफ एक्स बिलोंग्स टू ए एंड 0 इफ एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ओके, एंड एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू समेशन n 1 to 200 1 upon n raised to the power 6 and xi and 0 to n by 200 इंटू एक्स। अब x आपका कहाँ से बिलोंग करता है, क्लोज इंटरवल 0 to 1। ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं हम। जब आप ओपन करोगे तो एफ एक्स आपके पास क्या आएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एन की जगह 1 पुट करोगे तो 1 इंटू यहाँ पे क्या आएगा 1 इंटू जाई और इधर आएगा 0 to 1 by 200। ओके, एंड प्लस 1 by 2 raised to the power 6 जाई 0 to 2 by 200 and plus 1 by 2 raised to 3 raised to the power 6 3 raised to the power 6 and xi 0 to 3 by 200 एंड अप टू कहाँ तक जाएगा ये 200 तक है ना। देन 1 अपॉन 200 रेज टू द पावर 6 एंड जाए 0 to 1। ओके, अब हमें क्या देखना है, अब देखिए जाई 0 to 1 by 200। मैं यहाँ पे एक बार इसको ड्रॉ कर लेती हूँ, कलर अलग ले लेते हैं हम। देखिए ये आपके पास है 0 to 1 0 to 1। ठीक है, उसके बाद क्या है 0 to 1 एंड दिस इज़ 1 by 200, दिस इज़ 2 by 200 एंड 3 by 200 है ना। इसी टाइप से है, लास्ट में क्या है 199 by 200। अब इसने क्या कहा कि जब ए को इसने ये ले लिया, फर्स्ट में ए को इसने क्या ले लिया 0 to 1 by 200 है ना। ए को इसने क्या ले लिया 0 to दिस इज़ A1 नाम दे देती हूँ मैं इसको, दिस इज़ A2 A3। ओके, अब यहाँ पे देखिए A1 अगर आपका, अब मैंने किस टाइप से डिफाइन किया है ये देखो, अगर मैं यहीं पे एक मिनट जाई ए अब आपके पास क्या है 0 to 1 by 200। ओके, तो ये क्या आएगा आपके पास 1 इफ एक्स इन 0 to 1 by 200। ओके, एंड 0 इफ एक्स डज नॉट बिलोंग्स इन 0 to 1 by 200। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या बनेगा आपके पास, एफ एक्स जो आएगा एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है 1 इंटू, अब जाए 0 to 1 by 200। अब यहाँ पे तो क्या है कि ठीक है एक्स आपका कहाँ से बिलोंग करता है 0 to 200, यहाँ पे तो ये 1 ही आएगा, ये तो ठीक है। अब प्लस अगर मैं इसकी बात करूँ कि 1/2 रेज टू द पावर 6, ये तो एज इट इज़ लिख लेते हैं हम। अब यहाँ पे ये चीज़ ध्यान से देखना, ये क्या कहा है इसने कि जो x है वो कहाँ से बिलोंग करता है 0 to 200। जो x है आपका वो कहाँ से बिलोंग करता है 0 to 2 by 200। अब वो है तो A1 में ही, समझे। अब जो 0 to जब x आपका ये कहा इसने कि 0 to 2 by 200, इसका क्या मतलब है कि दिस इम्प्लाइज x कहाँ पे होगा, ये इसी का तो सबसेट है ना, समझे। A1 तो इसी में कंटेन है ना, A2 में ही है ना। तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा, देखिए जो A1 है आपका वो किसका सबसेट है, A2 का ही है ना, इसी के अंदर तो कंटेन है ये। तो यहाँ से ये भी आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ये तो आपके सारे के सारे 1 के 1 ही आएंगे, 200 रेज टू द पावर 6। ठीक है, वेयर जब x आपका कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा 0 to 1/200। अब मैं बात कर लेती हूँ कि जब आपका x, देखिए अब अगर मैं बात करूँ कि जब आपका x
1/2 से 2/200 में बिलोंग करेगा, तब क्या होगा? देखिए, जब आपका 1/200 से 2/200 में बिलोंग करेगा तो फर्स्ट तो आपका 0 हो गया, ठीक है। सेकंड आपका क्या आ जाएगा? 1/2 raised to the power 6 प्लस उसके सारे अगले क्या आएंगे? ये 1 ओके। 200 raised to the power 6 एंड x बिलोंग्स इन 1/200 to 2/200 ओके। सिमिलरली 0 + 0 इसको करके देख लेना जैसे मैंने फर्स्ट को किया है। 3 raised to the power 6 प्लस अप टू 1/200 raised to the power 6 when x belongs to 2/200 to 3/200 ओके। एंड सिमिलरली अगर मैं 200 की बात करूं देन दिस इज 1/200 raised to the power 6 ओके when x belong in 199 to 200 to 1 ओके, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, आप एक चीज़ देखिए, जैसे जैसे हम x को इंक्रीज कर रहे हैं तो जो फंक्शन है आपका वो डिक्रीज होता जा रहा है ना। इसका क्या मतलब है? दिस इम्प्लाइज f इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल 0 to 1 ओके। तो इसका क्या मतलब है? ऑप्शन चेक कीजिए। एफ इज मोनोटोनिक फंक्शन ओके, फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो गया। और जो फंक्शन आपका है वो डिसकंटिन्यूस है कहाँ पे? फंक्शन आपका कहाँ पे डिसकंटिन्यूस है? एंड एफ इज और काउंटेबल नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज है इसके पास, ठीक है। एफ इज discontinuous on 1/200 2/200 up to 199/200 ओके। यानी कि दिस इम्प्लाइज काउंटेबल नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इसका मतलब क्या है कि थर्ड ऑप्शन तो आपका इनकरेक्ट हो गया ओके। एंड फर्स्ट एंड सेकंड में क्या कहा? अब देखिए, इसके ये फंक्शन आपका मोनोटोनिक है। अगर आपका फंक्शन मोनोटोनिक हो क्लोज इंटरवल ए बी पर तो वो इसका मतलब है कि वो रीमान इंटीग्रेबल होता है, ठीक है। और काउंटेबल नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज़ भी है। तो यहाँ से देखिए दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा कि रीमान इंटीग्रेबल। और ये क्यों हुआ है कि काउंटेबल नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज़ है एंड मोनोटोनिक फंक्शन है कहाँ पे? क्लोज इंटरवल 0 to 1 पे। तो यहाँ से रीमान इंटीग्रेबल हो गया। और अगर रीमान इंटीग्रेबल है तो वो लिबेग भी होता है, ये हमें पता है। तो सेकंड भी आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? लेट d1 d2 बी दी फॉलोइंग मीट्रिक ऑन आर एन d1 xy इज समेशन i1 to n mod of xi minus yi and d2 xy देन डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मीट्रिक। अब अगर हमें दो मीट्रिक स्पेस गिवन हो तो अगर उनको मिला के ही कोई थर्ड मीट्रिक डिफाइन कर रखी हो और हमें ये चेक करना हो कि क्या वो सच में मीट्रिक बनेगी या नहीं, ठीक है। तो उसके लिए देखिए, यहाँ पे डेफिनेशन मत अप्लाई करना, काफ़ी लेंथी चला जाएगा और टाइम भी काफ़ी लगेगा। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, एक रिजल्ट लिखवाती हूँ 3, ठीक है। क्या होता है देखिए, फर्स्ट आपके पास है कि इफ़ डी इज़ ए मीट्रिक स्पेस, if D is a metric space, then this implies D upon 1 plus D is also metric space, okay, is also metric space. And second is if D is metric space, if D is metric space
दिस इम्प्लाइज अल्फा डी is also a metric space where अल्फ़ा कहाँ से बिलोंग करता है, आर से, एंड अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। ओके, ध्यान रखना कंडीशन क्या है कि अल्फ़ा आपका ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए। एंड थर्ड इज़ इफ़ D1 एंड D2 आर metric space, this implies D1 plus D2 also metric space। ओके, अब ऑप्शंस चेक कीजिए। फर्स्ट आपका है कि डी ऑफ एक्स वाई क्या दे दिया, D1 प्लस D2 अपॉन 1 प्लस D1 प्लस D2। अब D1 और D2 क्या है आपके पास, अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करूं कि D1 एंड D2 इज मीट्रिक स्पेस, ये हमें दे रखा है। ओके, एंड वी नो दैट दिस इम्प्लाइज D1 प्लस D2 इज मीट्रिक स्पेस। ओके, एंड दिस इम्प्लाइज, अब ये किससे आया है, D1 प्लस D2, जो हमने थर्ड रिजल्ट लिखा है उससे। एंड दिस इम्प्लाइज D1 प्लस D2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस D1 प्लस D2 इज मीट्रिक स्पेस। और ये कहाँ से आया है, जो हमने फर्स्ट की प्रॉपर्टी लिखी थी, फर्स्ट। ओके, तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। सेकंड क्या है, ये आपका इसी फॉर्म का है, मैंने क्या कहा था कि D अपॉन 1 प्लस डी टाइप का। ठीक है, सेकंड क्या है कि D ऑफ एक्स वाई इज D1 एक्स वाई माइनस D2 एक्स वाई। ये ज़रूरी नहीं है, मान लीजिए कि मैंने D1 आपका 4 ले लिया एंड D2 मैंने 5 ले लिया, ये तो -1 आ गया, विच इज़ नॉट ग्रेटर देन 0। ठीक है, आपकी फर्स्ट ही प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो D ऑफ एक्स वाई आपका होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। तो इस केस में ये आपका इनकरेक्ट हो गया। थर्ड क्या है कि डी एक्स वाई इज इक्वल टू D1 प्लस D2। ठीक है, D1 D2 आपका मीट्रिक स्पेस है, तो इसका सम भी मीट्रिक बनेगा। थर्ड आपका सही है। फोर्थ क्या है कि डी एक्स वाई इज इक्वल टू ई पाई D1 एक्स वाई। D1 एक्स वाई आपका मीट्रिक स्पेस है, इसको हम अल्फा मान लेते हैं, विच इज़ ग्रेटर देन 0, तो ये भी आपकी एक मीट्रिक बनेगी। इसको भी हम अल्फा मान लेते हैं, विच इज़ ग्रेटर देन 0, एंड दिस इज मीट्रिक स्पेस, तो इनका सम भी क्या होगा, मीट्रिक स्पेस होगा। ठीक है, तो फोर्थ भी आपका यहाँ से सही हो जाता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। रीड कीजिए एक बार स्टेटमेंट। कैसे करोगे इसको, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा, लेट ए बी दी फॉलोइंग सबसेट ऑफ R2 एंड ए आपके पास सेट दे दिया कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस 1, यहाँ पे एक स्क्वेयर की, यहाँ पे एक सर्कल की इक्वेशन दी है इसने, एंड यूनियन एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स साइन ऑफ 1 बाई एक्स, एक्स ग्रेटर देन 0। मैं इस सेट को P नाम दे देती हूँ, यूनियन इस सेट को मैं Q बोल देती हूँ। ठीक है, देन फर्स्ट इज A इज कनेक्टेड, सेकंड A इज कॉम्पैक्ट, थर्ड इज A इज पाथ कनेक्टेड। अगर हमने कनेक्टेड प्रूफ कर दिया तो वो पाथ कनेक्टेड भी होगा। ओके, फोर्थ क्या है, A इज बाउंडेड। अब डेफिनेशन देख लीजिए पहले कनेक्टेड की, जो हम यूज करेंगे यहाँ पे। देखिए क्या होगी डेफिनेशन कनेक्टेड की, इफ P एंड Q आर कनेक्टेड, if P and Q are connected set which are not separated, then P union Q is also connected। ओके, यहाँ पे हमने ये रिजल्ट लिखा है, इसको आप रिजल्ट लिख लीजिए। ठीक है, दिस इज रिजल्ट। अगर P और Q आपके पास कनेक्टेड है
और दोनों के दोनों क्या है, नॉट सेपरेटेड, देन P यूनियन Q इज ऑल्सो कनेक्टेड। क्योंकि यहाँ पे देखिए यूनियन ही हमें दे रखी है, तो A को हम कनेक्टेड बोल देंगे अगर P और Q आपके कनेक्टेड हुए और नॉट सेपरेटेड हुए। अब सेपरेटेड क्या होता है, अगर मैं सेपरेटेड बोलूँ, इट इज सेपरेटेड, हमें नॉट सेपरेटेड दिखाने हैं, तो सेपरेटेड देख लीजिए, टू सेट्स P and Q are separated if and only if P intersection Q closure is equal to empty और P closure intersection Q is empty। यानी कि हमें क्या प्रूफ करना है, अगर नॉट सेपरेटेड है इसका मतलब क्या है कि नॉन एम्पिटी आने चाहिए अपना P इंटरसेक्शन Q जो है ना, ठीक है। तो अब देखिए P आपके पास क्या है, P is collection of all elements x y such that x plus 1 square plus y square is less than equal to 1। रेडियस यहाँ पे 1 है और सेंटर -1 0 है, ओके। एंड Q is collection of all elements x y such that y is equal to x sin of 1 by x एंड x इज़ ग्रेटर देन 0। अगर मैं यहाँ पे फिगर ड्रॉ करूँ तो फिगर क्या बनेगा, देखिए जो फर्स्ट आपका P है उसमें क्या है, एक सर्कल की इक्वेशन है, दिस इज़ ओरिजन 1 2 -1 -2 1 2 -1 -2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि जो सेंटर है, सेंटर आपके पास है -1 0 एंड रेडियस आपके पास है 1, ठीक है। दिस इज सेंटर, सेंटर आपका -1 0, तो यहाँ पे होगा -1 0, ठीक है। सेंटर आपका ये हो गया एंड रेडियस इज़ 1, तो ये आपके पास 1 है एंड 1, तो सर्कल आपका ये बनेगा, ठीक है। आप कर लेना इसको अच्छे से, सर्कल आपके पास ये बन गया, लेस देन इक्वल टू 1 है, बाउंड्री भी इंक्लूड है, ठीक है। तो यहाँ से ये तो आपके पास क्या है, P है। उसके बाद सेकंड जो ग्राफ है, एक बार हम P को ही देख लेते हैं कि इसका क्लोजर फाइंड आउट कर लेते हैं। क्लोजर ऑफ P, क्लोजर ऑफ P क्या होगा, P यूनियन ड्राइव्ड सेट ऑफ P, यानी कि सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स। इसके पास लिमिट पॉइंट्स क्या बनेंगे, पूरा का पूरा कंप्लीट P सेट ही बनेगा इसका लिमिट पॉइंट, यानी कि P यूनियन P। इसका क्लोजर तो आपके पास P ही आ गया है ना। अब हम बात कर लेते हैं Q की। Q का जो ग्राफ है आपका, X की आपकी स्ट्रेट लाइन बनेगी और यहाँ पे ध्यान रखना क्या कहा है इसने कि X ग्रेटर देन 0, ठीक है, ये होगा एंड दिस इज़, और साइन ऑफ 1 बाई एक्स का आपका जो ग्राफ होगा ये कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है। एंड एक मिनट, ये क्या हुआ, देखिए ऐसे कर देते, ठीक है। ये आपके पास क्या है, Q है, ओके। एंड X ग्रेटर देन 0 है, इसीलिए मैंने इस साइड का पोर्शन लिया है सिर्फ। अब हम इसका क्लोजर फाइंड आउट कर लेते हैं। Q क्लोजर इज इक्वल टू Q यूनियन ड्राइव्ड सेट ऑफ Q, क्या आएगा आपके पास, Q यूनियन ड्राइव्ड सेट ऑफ Q क्या आएगा, Q यूनियन 0 भी इसका क्या बनेगा, लिमिट पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया इसका क्लोजर, Q यूनियन एंड यूनियन 0, ठीक है। तो अब देखिए अगर मैं P इंटरसेक्शन Q की बात करूं तो आपके पास क्या बनेगा, 0 एलिमेंट इन दोनों में होगा, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन में ये कॉमन एलिमेंट होगा विच इज़ P इंटरसेक्शन Q आपके पास क्या आ गया, नॉन एम्पिटी। इसका मतलब क्या है, दिस इम्प्लाइज P यूनियन Q इज इक्वल टू A इज़, यहाँ पे ये नॉन एम्पिटी आए मतलब नॉट सेपरेटेड हो गए, दिस इम्प्लाइज P यूनियन Q इज कनेक्टेड सेट, ओके। एंड अगर कनेक्टेड सेट है देन दिस इम्प्लाइज पाथ कनेक्टेड भी होगा, ओके। तो यहाँ से देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फर्स्ट इज करेक्टेड एंड थर्ड इज पाथ कनेक्टेड। अब हम ये देख लेते हैं कॉम्पैक्ट एंड बाउंडेड, ठीक है। कॉम्पैक्ट के लिए क्या होना चाहिए,
ए सेट इन आर इज कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ इट इज क्लोज्ड प्लस बाउंडेड, है ना, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ देखिए, क्लोज्ड प्लस बाउंडेड, क्लोज्ड की अगर मैं ये बात कर दूँ कि इनफाइनाइटली लिमिट पॉइंट्स उस सेट के अंदर होने चाहिए, है ना। क्यू का जो ड्राइव्ड सेट आपका आया था क्या बना था, क्यू यूनियन लिमिट पॉइंट्स आपके पास थे, ये थे 0, ओके। अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि जो 0 आपके पास जो ये है एलिमेंट, क्या ये क्यू सेट के अंदर है, जो 0 लिमिट पॉइंट आपका है विच डज नॉट बिलोंग्स इन क्यू, दिस इम्प्लाइज क्यू इज नॉट क्लोज्ड। ये लिमिट पॉइंट तो है बट क्यू के अंदर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, नॉट क्लोज्ड, क्योंकि उसके लिमिट पॉइंट उस सेट के अंदर जाने चाहिए अगर हम क्लोज्ड की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से नॉट क्लोज्ड, तो नॉट कॉम्पैक्ट सेकंड आपका इनकरेक्ट हो गया, ठीक है, और नॉट बाउंडेड, ठीक है। तो यहाँ से फर्स्ट भी आपका इनकरेक्ट, फोर्थ आपका इनकरेक्ट हो गया, ओके। सेकंड एंड फोर्थ इनकरेक्ट हो गया, फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। Let XD be a metric space, then an arbitrary open set G in X is a countable union of closed set. Okay. Second is an arbitrary open set G in X cannot be countable union of closed set in X is connected. And third is an arbitrary open set G in X is a countable union of closed set only if X is countable. ओके अगर एक्स डी आपके पास मीट्रिक स्पेस है तो रिजल्ट होता है, देखिए रिजल्ट क्या है, लेट एक्स डी बी ए मीट्रिक स्पेस, लेट एक्स डी बी ए मीट्रिक स्पेस, देन an arbitrary closed set in X can be written as a countable union of open set, can be written as countable union of open set, ओके। तो यहाँ से अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करूँ तो क्या कहा है, एन आर्बिट्रेरी ओपन सेट G इन X इज ए काउंटेबल यूनियन ऑफ क्लोज्ड सेट। तो यहाँ से देखिए अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन को देखूँ, लेट O इज ओपन, मैंने यहाँ पे एक सेट ले लिया ओपन, देन ओ कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, क्लोज्ड होगा, ओके। देन ओ कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनियन ऑफ n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर ओ एन, वेयर ओ एन इज ओपन, ओके। एंड दिस implies O complement is equal to union of n belongs to set of natural number O n complement is equal to union of n belongs to set of natural number O n complement, and this implies O is equal to O complement over complement क्या होगा O, and O is equal to union of n belongs to set of natural number O complement, ओके। देन दिस इम्प्लाइज यहाँ से क्या आ गया, ओ एन कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड, ओके। देन दिस इम्प्लाइज फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन एंड अदर 3 ऑप्शंस आर इनकरेक्ट, देख लेना इनको भी ऐसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट एस
be the collection of all elements x y in R2 such that x lying between -1 to 1 and y lying between -1 to 1. Let T is equal to s minus 0 0, the set obtained by रिमूविंग द ओरिजन फ्रॉम एस. एस में से इसने जीरो को रिमूव कर दिया है तो उस सेट का नाम दे दिया इसने टी. एंड लेट एफ बी ए कंटिन्यूस फंक्शन फ्रॉम टी टू आर. चूज ऑल करेक्ट ऑप्शंस. अगर मैं यहाँ पे काउंटर एग्जाम्पल ले लूँ कि मैं एक ऐसा कंटिन्यूस फंक्शन डिफाइन कर दूँ जो टी से आर तक है, ठीक है. देन फर्स्ट इज इमेज ऑफ एफ मस्ट बी कनेक्टेड. सेकेंड इज इमेज ऑफ एफ मस्ट बी कॉम्पैक्ट. एंड थर्ड इज एनी सच कंटिन्यूस फंक्शन एफ can be extended to a continuous function from S to R. And fourth is if f can be extended to a continuous function from S to R then the image of f is bounded. अब यहाँ पे मैं काउंटर एग्जाम्पल कंसिडर कर लेती हूँ. देखिए डिफाइन f T to R किस टाइप से डिफाइंड किया है. डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1 बाय एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर. तो ये कंटिन्यूस है. ओके. देन एक्स आपका कहाँ से कहाँ तक लाई करता है. एक्स आपका कहाँ से कहाँ तक है इज -1 टू कहाँ से कहाँ तक है -1 to 1 एंड वाई भी आपका -1 to 1 है, ठीक है. तो एक्स स्क्वेयर आपका कहाँ से कहाँ तक होगा. देखिए देन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज 0 टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर 0 to 2, ठीक है. देयरफॉर यानी कि दिस इम्प्लाइज इमेज ऑफ एफ क्या आएगी. इमेज ऑफ एफ क्लोज इंटरवल 0 to इन्फिनिटी. ओके. अब यहाँ से देखिए सेकंड क्या है कि इमेज ऑफ एफ मस्ट बी कॉम्पैक्ट. ये आपका क्लोज्ड ही नहीं है तो सेकंड आपका इनकरेक्ट हो गया. ओके, ठीक है. उसके बाद देखिए उसके बाद क्या है फर्स्ट ऑप्शन इमेज ऑफ एफ मस्ट बी कनेक्टेड. इसको कैसे करोगे. देखो एज एफ आपके पास क्या है कंटिन्यूस है. एज एफ इज कंटिन्यूस as f is continuous, okay, t is connected, then this implies image of f क्या होगी connected होगी. वो भी ये पहले भी मैंने करवाई है, मैं इसीलिए शॉर्ट में यहाँ पे लिख रही हूँ क्योंकि पिछली वीडियोज़ में मैंने ओपन करवाया है ये सारी चीज़ें. तो फर्स्ट आपका सही हो गया. अब हम थर्ड पे आते हैं. थर्ड क्या है कि एनी सच कंटिन्यूस फंक्शन एफ कैन बी एक्सटेंडेड टू ए कंटिन्यूस फंक्शन फ्रॉम एस टू आर. नहीं कर सकते क्योंकि 0 0 पे इसकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी जो हमने फंक्शन डिफाइन किया है, तो ये इनकरेक्ट हो गया. फोर्थ है इफ एफ कैन बी एक्सटेंडेड टू ए कंटिन्यूस फंक्शन फ्रॉम एस टू आर देन द इमेज ऑफ एफ इज बाउंडेड. इमेज ऑफ एफ इज बाउंडेड दिस इम्प्लाइज इमेज ऑफ टी इज बाउंडेड अंडर एफ. तो ये सही है आपका. ओके. एंड नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज. तबीयत मेरी थोड़ी डाउन है इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोल पा रही. ओके. देखिए कई दिनों से चल रही है ऐसे ही. क्या है ए फंक्शन एफ एक्स वाई ऑन R2 हैज़ द फॉलोइंग पार्शियल डेरिवेटिव्स करली एफ बाई करली एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर एंड करली एफ बाई करली वाई is equal to y square. Then first is f has directional derivative in all direction everywhere, and second is f has a derivative at all points. Third is f has directional derivative only along the direction 1 1. देखिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव की अगर मैं बात करूँ देन क्या होगी डी एफ एक्स वाई. Partial derivative of f with respect to x is x square and partial derivative of f with respect to y is y square. Okay. अब हमें arbitrary vector ले लेते हैं कोई भी. Let vector v is equal to v1 v2. Okay. Therefore directional derivative इंटू वी क्या आएगा यहाँ पे एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर एंड दिस इज v1 v2. तो यहाँ से आपके पास आ गया एक्स स्क्वेयर v1 प्लस वाई स्क्वेयर v2. अब v1 और v2 आप कुछ भी ले लीजिए
तो हर एक केस में डायरेक्शनल डेरिवेटिव आपका एग्जिस्ट करेगा। ओके, तो यहाँ से देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, सेकंड ऑप्शन आपका सही है। ओके, एंड थर्ड ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, फोर्थ भी इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना। ऐसी ही यूज़फुल वीडियोज़ आपके चैनल पर आती रहेंगी। ओके, थैंक यू सो मच।